भारतीय शिक्षण मंडल के सभी माननीय ज्येष्ठ विद्वद्गण, विशेषतः यहाँ उपस्थित माननीय शंकर तत्ववादी जी और माननीय मुकुल जी, राजेश बिन्नीवाले जी और उज्ज्वला चक्रदेव जी और अन्य मेरे बंधुजन, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जिस ध्येय को सम्मुख रखते हुए हम सब कार्यरत हैं, जिस ध्येय वाक्य हमारे लिए एक प्रेरणादायक है, उसके बारे में चिंतन करना, इससे बड़ा कार्य कोई नहीं होता है। जैसे सभी मानव जाति के लिए हित प्राप्ति का प्रार्थना करने वाला गायत्री मंत्र जैसे ध्येय होता है, हमारे लिए ध्येय वाक्य है। उस ध्येय वाक्य के बारे में हम सदैव चिंतन करते हैं, तो उसका ही विस्तार रूप सारा वेद तथा वेदांग वाङ्मय है। एक ही मंत्र का पूर्ण स्वरूप हमारे लिए वाङ्मय के रूप में प्रकट होता है। वैसे ही यह ध्येय वाक्य जो हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी में अभिव्यक्त है, जिसके द्वारा हम सब दीक्षित हो जाते हैं, ये दीक्षा वाक्य है। इस वाक्य के द्वारा हमारे संकल्प, हमारा लक्ष्य, हमारे दीक्षा, यह सब हम हमारे आत्मसात करने हेतु प्रयोग करते हैं। आज मैंने देखा राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक संपूर्ण शिक्षा को भारतीय मूल्यों पर आधारित भारतीय संस्कृति की जड़ों से पोषित तथा भारत केंद्रित बनाने हेतु नीति पहला विषय है, पाठ्यक्रम तथा पद्धति, इनमें भारतीयता लाने के लिए आवश्यक अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन और संगठन करना भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय है। मूल मंत्र हमारा जो विष्णु पुराण के द्वारा स्वीकृत है, तत्कर्म यन्न बंधाय या विद्या सा विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। इससे इसका भाष्य रूप ही यह ध्येय वाक्य है। यदि हम मानते हैं तो तत्कर्म यन्न बंधाय, हमेशा कर्म बंधन कारक है। तो कर्म जो बंधक है, उसको मुक्ति का एक साधन मानकर, वही कर्म को जो बंधक है, वही कर्म को मुक्ति का साधन मानकर उसको मोचक के रूप में प्रयोग करने हेतु हमारा प्रयास रहेगा। सा विद्या या विमुक्तये, जो विद्या हमको विमुक्ति के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में ले जाती है, वही वास्तविक विद्या है, परविद्या है। तो परविद्या और जो मोचक कर्म, इनको प्राप्त करने के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए, यह सूत्र है। तो आज जो परविद्या के बारे में यहां बात आई है, विमुक्ति के हेतु विमुक्ति को प्राप्त करने वाली जो विद्या है, वो समग्र शिक्षा होती है। तो इस दृष्टि से प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक संपूर्ण शिक्षा
यह शिक्षा समग्र शिक्षा होनी चाहिए, संपूर्ण शिक्षा, यानी केवल काल गणना नहीं है। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक यह काल गणना हो चुकी है। उसके बाद जो संपूर्ण शिक्षा है वो स्वतंत्र रूप से उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो संपूर्ण शिक्षा इसका विस्तार नहीं दे कर रहा है। लेकिन प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक जो शिक्षा हो वो सभी शिक्षा संपूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, समग्र शिक्षा होनी चाहिए। इसका मतलब है हर एक प्राथमिक कक्षा में भी हर एक क्षण में जो शिक्षा प्राप्त होती है वह शिक्षा संपूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, समग्र शिक्षा होनी चाहिए। वही पर विद्या हो जाएगी, वही पर शिक्षा हो जाएगी। तो आगे जाकर ये जो हमारे सारे आवश्यक जितने भी हमें करना है, देखिए नीति, पाठ्यक्रम तथा पद्धति में भारतीयता लाने के लिए आवश्यक क्या होता है? कुछ कर्म होता है। तो कर्म जो है वो बंधन कारक है हमेशा। लेकिन यह सूत्र है तत्कर्म यन्न बंधाय। जो बंधन कारक कर्म है उसको नहीं करेंगे, वही कर्म को हम मोचक करेंगे। देखिए आज के हमारे अनुसंधान आज तक जो प्रबोधन कर रहे थे और प्रशिक्षण है और प्रकाशन है, या हमारे जितने भी हमारा प्रयास है, वो सारा प्रयास जितने भी कर्म रहा है वह सारे कर्म बंधन कारक कर्म हुआ करता था। आज जिसके लिए हम इसको प्रयोग कर रहे हैं वही अनुसंधान, वही प्रबोधन, वही प्रशिक्षण, वही प्रकाशन कार्य बंधाय न भवति, बंधन के लिए नहीं होता है, वो मुक्ति की ओर लेके जाता है। क्यों? क्योंकि वो भारतीयता लाने के लिए प्रयास आवश्यक है। तो भारतीयता के लिए जो कर्म स्वीकृत है वो मुक्ति के लिए लाएगा। कैसे? भारतीयता यानी आत्म संपन्नता। क्योंकि मैं जो हूं, मैं भारतीय हूं, भारतीयता मेरा स्वभाव है, भारतीयता मेरे आत्मगुण है। तो आत्मगुण, जब मैं आत्मगुण प्राप्त करने के लिए, इसका मतलब है मेरी प्रकृति प्राप्त करने के लिए, मेरे प्रकृति से मुझे जोड़ने के लिए जो भी मेरा कर्म होगा वह कर्म बंधाय न भवति, बंधन के लिए नहीं होगा, वो मुक्ति की ओर लेके जाएगा। जैसे मैं ब्रह्मत्व को खोकर मेरे अंदर में जो ब्रह्मत्व है, ब्रह्मा है, उसको मैंने भूल गया और मुझे अपने आप को जीव और या शरीर समझा। तो जीव के रूप में, शरीर के रूप में समझना जो मेरी बात है, उससे मेरा बंधन हो गया है। यदि मैं मेरे अंदर जो ब्रह्मत्व है और चैतन्य है, आनंदमय रूप है, उसको मैं समझता हूं, तब मेरा सारे कर्म बंधक नहीं होंगे और मोचक होंगे। भारतीय को अपने अंदर जो भारतीयता है उसको जगाने के लिए जो भी हम कर्म करेंगे वह तत्कर्म यन्न बंधाय। तो इसलिए जो बात आई है यहाँ पे, अनुसंधान और प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन की जो कर्म है, यही कर्म जो शिक्षक को करना है, शिक्षण में जुड़े हुए, चाहे प्रशासक हो, चाहे वो अध्यापक हो या छात्र हो या संगठक हो, जो भी कर्म है हमारे कर्म, वह कर्म यदि भारतीयता से जोड़ने के लिए हम करते रहेंगे तो हमारे लिए अवश्य वो बंधन कारक नहीं रहेगा, वो मोचक रहेगा। तो मैं मानता हूं आज नीति, पाठ्यक्रम और पद्धति में भारतीयता लाने के लिए आवश्यक जो कर्म कर रहे हैं वो तत्कर्म यन्न बंधाय, इसका व्याख्यान है। क्योंकि वो मेरे प्रकृति से, मेरे स्वभाव से जोड़ने के लिए एक कार्य चल रहा है और इसमें भारतीय मूल्यों पर आधारित, भारतीय संस्कृति की जड़ों से पोषित तथा भारत केंद्रित बनाने हेतु, तो ये भारत केंद्रित जब बनेगा, क्योंकि जब केंद्र क्या होता है, भारतम यानी जो वास्तविक, भारत, भा यानी ज्ञान और रत यानी आनंद और त यानी व्याप्त, तो सर्व सबको लेने वाला। क्योंकि यहाँ भारत यानी आप केवल ये मत सोचिए कि कोई भौगोलिक दृष्टि से कुछ जो भारत है वही भारत नहीं है, वो पूर्ण विश्व को स्वकुटुंब मानने वाला,
सभी विश्व ही कुटुंब के रूप में देखने वाला जो स्वभाव है, जो भाव है, वही भाव भारत है, क्योंकि वो ज्ञानपूर्ण है और र आनंदपूर्ण है और त है व्याप्त है। तो इस सारे तत्वों को लेकर जो भारत है, उस केंद्र को रखते हुए जब करेंगे, तो जैसे आत्मा को केंद्र में करते हुए जब हम प्रयास करेंगे, हमारी विद्या परविद्या हो जाती है, वैसे हमारे सारे प्रयास, हमारे सारे कर्म, सारी विद्या भारत केंद्रित जब बनेगी, तब ये विश्व कल्याण होगा। तो इसके लिए जो नीति, पहला जो है नीति है और पाठ्यक्रम है और पद्धति है, तीन विचार है। देखिए, हमें भारतीयता लाने के लिए तीन, एक नीति पर विचार करना होगा और पाठ्यक्रम का विचार करना होगा और पद्धति पर। जैसे हमारे तीन विषय हैं, मीमांसा में तीन विषय मानते हैं, तो किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत। हमें क्या करना चाहिए और किस साधन के द्वारा करना चाहिए और किस पद्धति से करना चाहिए। क्योंकि केवल हम मानते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन किसी साधन से कर सकते हैं, वो नहीं। यदि हम किसी साधन से करेंगे, तो हमारा साधन यदि शुद्ध नहीं है, तो हमारा कार्य भी हमारी दृष्टि से वो शुद्ध नहीं होगा। तो इसलिए किस किस क्या करना चाहिए वो भी निश्चित है और किस साधन से करना चाहिए करना होगा, और उस साधन को किस पद्धति से, मतलब किस क्रम से उसका साधन को प्रयोग करना चाहिए, ये ज्ञान पद्धति ज्ञान होता है। देखिए, यही नीति है। किं करणीयम, किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत, यदि हम निर्धारित कर देंगे, वही नीति बनती है। तो हमारे सामने अभी क्या करना है हमें पता है, और किन साधनों से करना है वो पता है, और इसको किस क्रम से करना चाहिए और उस पद्धति क्या होनी चाहिए, यदि करेंगे, वही हमारी नीति होगी। आज यह भारतीय मंडल का एक प्रधान उद्देश्य साधन करने के लिए जो हमने नीति अपनाया है, वह नीति तीन भाग में उसको हमें देखना है, क्या करना है और किस साधन से करना है और किस पद्धति को मान के करना है। ये तीन विषयों पर यदि हम विचार करेंगे, वही एक नीतिपरक विचार होगा। मैं मानता हूं अभी भारतीयता लाने के लिए मेरी विचारधारा से यदि हमें राष्ट्र निर्माण करना है, तो समाज का निर्माण करना है, मूलभूत संबंधों से इस पूरी व्यवस्था को जोड़ना है। क्योंकि यदि नहीं है तो व्यक्ति अलग अलग होता है, व्यक्ति का कोई अपना व्यक्ति का कोई दूसरे व्यक्ति से संबंध नहीं है, तो समाज भी नहीं है, राष्ट्र भी नहीं है और विश्व नहीं रहेगा। ये संबंध मूलतः संबंध तीन माना गया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव से तीन संबंध जो जोड़ दिया गया है। यानी माता के साथ ये स्वाभाविक संबंध जो है उसको स्वाभाविक रखते हुए उसको मानो। ये माता के मान्यता के बारे में बात नहीं है, वो मातृत्व संबंध के बारे में। मातृत्व संबंध स्वाभाविक संबंध है, उसको कृतक मत बनाओ। और पितृत्व संबंध ये पूरी परंपरा के साथ जुड़ा हुआ संबंध है, केवल पिता अपने पिता नहीं होता है। तो पूरे संबंध, पितृत्व संबंध में हम बहुत सारे सोच सकते हैं। हमारी जितने भी हमारे प्रापंचिक संबंध है सारे पितृत्व संबंध है। और मातृत्व संबंध मेरी माता और मुझे पोषण देने वाली माता, मुझे शरीर देने वाली माता और मुझे विचार देने वाली माता, भाषा है, मेरी भाषा है, और मुझे कार्य करने के लिए क्षेत्र देने वाली माता, वह है भारत भूमि। तो सारे माताओं के साथ मेरा एक स्वाभाविक संबंध बनाने के लिए और पितृत्व से मेरा स्वाभाविक संबंध बनाने के लिए, चाहे मेरा ऋषि कुल हो, चाहे मेरा साक्षात पिता हो, या मुझे पोषण देने वाला समाज हो, वही वो भी पिता है। तो सारे पिताओं के साथ मेरा स्वाभाविक संबंध बनाने के लिए, और तीसरा आचार्य परंपरा, आचार्य कुल से मेरा संबंध
स्वाभाविक बनाने के लिए, बीच में जो ये संघ कोई भी नहीं आए, इस तरह गुरु शिष्य भाव को, आचार्य अंतेवासी संबंध को यदि हम स्वाभाविक बना देते हैं, वो हमारे परसेप्शन बदल जाता है, तो सारा प्रपंच ये एक स्वर्ग होगा, एक बंधन कारक नहीं होगा, यह मुक्ति का स्थान हो जाएगा। तो इस दृष्टि से पूरे प्रपंच के साथ एक प्रपंच को एक नया रूप देने के लिए, जो भारत केंद्रित बनाने के लिए, तो हमारी जो नीति है, यह नीति को अपनाते हुए यदि हम पाठ्यक्रम रचना करेंगे, वो साधन बन जाएगा। और पद्धति है, किस पद्धति से इस पाठ्यक्रम को वास्तविक रूप से अनुष्ठान करना है, यदि हम इन तीनों को जोड़ेंगे, वह हमारी नीति बनेगी। इस नीति के द्वारा हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और भारतीय मंडल, शिक्षण मंडल का यही ध्येय है। इसी ध्येय के साथ हमारे संगठन बनेगा। अधीति बोध आचरण प्रचारणे, चार व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में चार होना चाहिए। अधीति स्वाध्याय, वही अनुसंधान है, और बोध प्रबोधन, और प्रशिक्षण भी उस, और आचरण जो मैं मेरा विचार को मैं आचरण में लेके आता हूं, जो आचरण में नहीं होगा वो वास्तविक रूप में विचार शुद्ध नहीं होगा। आचरण और प्रचार, जो मैं जानता हूं उसको दूसरों से भी विभक्त करता हूं, शेयर करता हूं, वो प्रचरण है। उसके साथ यही चारों को जोड़ने के लिए जो व्यवस्थित रूप से उसको जोड़ने के लिए संगठन होता है। यह संगठित करना, इसके लिए अच्छे लोगों को संगठित करना, यह मेरा काम है, और यही भारतीय शिक्षण मंडल है। इन्हीं शब्दों से मेरा वक्तव्य में समाप्त करता हूं। इसका विचार आप यहाँ बहुत विद्वत गण यहाँ बैठे हैं, आप इसको कर सकते हैं। इसके विचार एक एक शब्द का हम हमारे यहाँ लक्षण बोलते हैं। एक लक्षण में एक शब्द भी वहां व्यर्थ नहीं है, उसका विशेषण का कृत्य हम विचार करेंगे, प्रयोजन विचार करेंगे। ऐसे प्रयोजन विचार करेंगे तो यह ध्येय वाक्य में संपूर्णता भी है, और एक एक शब्द भी व्यर्थ नहीं है। ऐसे एक लक्षण हमने देखा है। इस लक्षण को अनुष्ठान करेंगे, अपने आप में स्वीकार करेंगे। इन्हीं शब्दों से मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत, दूसरा कोई शब्द ही नहीं है। मुकुल जी, ये क्या है, हमारे शास्त्रों ने कुछ जो दृष्टि दी है, उसको यदि हम सभी विषय में हम देखेंगे तो वही शास्त्र दृष्टि ही है। बहुत अच्छा लगा। किम भावेत, केन भावेत, कथम भावेत, वो भी, और फिर ये अदिति बोध आचरण प्रचार, अद्भुत। हर बार आपका सुनने के बाद यही जो अनुभव होता है वो आज फिर से हुआ। बहुत सुंदर लगता है। मैंने काफी बार आपका वक्तव्य सुना है और हर बार यही अनुभव हुआ है। तो इसमें कुछ नयापन है तो ये शास्त्र का है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, हमारे शास्त्र जो भी बोलेंगे वो उसमें अनुभव है, इसलिए वो नया है। तो जो स्मृति से आता है वो नयापन नहीं रहता है, तो अनुभव से आता है तो नयापन है। शास्त्र आपके पहले 3 चरण हो गए हैं ना, इसलिए प्रचार ठीक हो रहा है। अदिति बोध आचरण हो गया है, इसलिए शास्त्र आपके प्रवचन में प्रकृष्ट रूप से आता है। आपके वचन में एकदम सीधे भिड़ता है। मुकुल जी, ये इसमें तत्कर्म यन्न बंधाय, ये जो अनुसंधान आज के मैंने जो बताया, अनुसंधान वगैरह जो बंध में हो गया है आज तक, इसको कर्म में करना है, कर्म मोचक के रूप में करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर व्याख्या थी वो, और जो ध्येय वाक्य और ध्येय श्लोक को आपने जोड़ा, अद्भुत। रूप से वो भाष्य के रूप में है, वो मूल सूत्र है, ये भाष्य है, बहुत सुंदर है। तो ये मतलब आपका देन है, मतलब सूत्र को भाष्य जो दिया है, तो बहुत सुंदर भाष्य है। गुहा मैडम कुछ कह रही थी। उषोशी गुहा मैडम, यू वर सेइंग समथिंग।
विस्तारक unmuted. Yes, yes. Typically, yeah. हाँ, वरखेड़ी साहब, आपका तो ये बिल्कुल सही है. And in education also, this should be included. That's what I'm saying. Every teacher should know. जो अभी मुकुल जी ने बताया. Otherwise also objective बोल के हम लोग what, why, how. These are the three things. लेकिन there is a difference what you said just now, isn't it? And with the nomenclature and with the heading that you have given, it should come in the similar manner. So can we include it with the help of Dr. Dalai or the education people in your year, that this should come there as that our teachers act and behave that way. And teachers should tell the parents also, so it will be disseminated in the society. Am I right? Sir, I wanted to say this much. Yeah, wonderful, wonderful. Yeah, yes, Mukul ji. जी धन्यवाद. बरोबर आहे का? बिल्कुल एकदम परफेक्ट. माझा नेहमी असाच असतो, IPR नाहीतर शिक्षक. एनसीईआरटी वालों से बात चल रही थी. दे वर टॉकिंग अबाउट लर्निंग आउटकम्स. तो मैंने उनको ये जो भारतीय जीवन दृष्टि है उसके आधार पर आप यदि लर्निंग आउटकम फिक्स करेंगे, बराबर. सो साइंटिफिक. So pointers should be there for learning outcome. Even NAAC asks for learning outcome. But if there are pointers on these lines that Dr. Bhattacharya said, then only it will become a standard and people will start practicing. Definitely. Otherwise, many don't know what to write in learning outcome. Yes, sir. काशीकर सर, बिनीवाले सर, बारहाते विस्तारकों में से भी किसी को कुछ स्पष्टीकरण भी पूछना है तो पूछ सकते हैं. राजन, तुम्हारे सिग्नल आ जा रहे शायद. मुझे लग रहा था राजन को मजा आया होगा. राजन है अभी जुड़े हुए? किसी को कुछ पूछना है वरखेड़ी सर से तो पूछ भी सकते हैं. ममता दीदी लिख रही है कि सर आपने इतना अच्छा बोले, लगता है सुनते ही रहे, एक एक शब्द में वजन है. एग्जैक्टली, दैट वाज द एक्सपीरियंस. ममता सिंह चौहान भी अपने विस्तारक कार्यकर्ता है, हिस्ट्री में PhD है, अभी पटना से जुड़ी है. आज वैसे बागलकोट में ये पिछले लगभग साल भर से बागलकोट में मीना चंदावरकर जी के साथ में शी वाज वर्किंग. मीना जी के यहाँ. अच्छा. नहीं, ये मेरा वक्तव्य में पता नहीं, मुझे हिंदी में इतना अच्छा नहीं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन वजन शब्द से आपने बहुत भारी किया. नहीं, बहुत वाकई सबको अच्छा लगा. और भी किसी को कुछ कहना? सुब्बू, कन्नड़ में भी बोल सकते हैं. कन्नड़ में अलग से रखेंगे. अभी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश 3 चल सकता है. और कन्नड़ में इसको बहुत और अलग तरीके से इसका व्याख्यान कर सकते हैं. हाँ, कन्नड़ में बहुत अच्छे से. मातृभाषा हमेशा. जी, और कोई बोलेगा? संदीप, कुछ नहीं पूछना है? आश्चर्य है, संदीप सन्नगी शांत है. जी, वो दिमाग में आया है, वो मतलब शब्द कैसे रखना है समझ में नहीं आ रहा है. नीति में भारतीयता से लेकर मैं श्रीनिवास जी से पूछना चाह रहा था कि सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीयता, नीति में भारतीयता का अर्थ क्या होता है? नहीं, इसका पूर्ण आपका प्रश्न का तात्पर्य बताइए. नीति सांस्कृतिक दृष्टि से यानी क्या? सांस्कृतिक, तुम कहना सांस्कृतिक दृष्टि से क्या कहना चाह रहे हो तुम? जैसे अपना संस्कृत, परंपरा, धर्म आदि इस सभी विषय में सांस्कृतिक दृष्टि से नीति में भारतीयता, मतलब भारत के संस्कृति के दृष्टि से नीति क्या होनी चाहिए?
यदि इसमें मैं मेरा ही कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ एक जो है भारतीयता लाने हेतु ऐसा है, और इसमें सांस्कृतिक और अभी क्या हो रहा है, भारत को कैसे देख रहे हैं हम? भारत को हम एक नाना भाषिक एक प्रदेश है, और यहाँ अनेक मतलब मूलभूत परंपराएं हैं, और अनेक नदी के कारण से कुछ संस्कृति अलग अलग है, और अनेक जनजाति उनका उनकी भाषा परंपराएं ऐसा हम देख रहे हैं। तो इसमें एक मिसिंग पॉइंट है, वो ऐसा है कि मैं मेरा शरीर को कैसे देखता हूँ। तो मैं हूं ऐसा जब देखता हूं तो मेरा शरीर को क्या मैं हाथ पांव ये अलग अलग शीर्ष है ऐसा मैं अलग अलग है ऐसा मैं शरीर को देखता हूं, या तो शरीर एक है उसमें अलग अलग वस्तु जुड़े हुए हैं अलग अलग उद्देश्य के कारण से ऐसा जोड़। तो एकत्व में मैं अनेकता वैविध्य देखता हूं या वैविध्य में एकता देखता हूं, ये दोनों अलग अलग है। तो मेरी दृष्टि से आज तक जितने भी बातें आती हैं तो वैविध्य में एकता देखो, मतलब वास्तविक वैविध्य है उसमें एकता देखना है, ये बात आती है। तो मेरे लिए वो नहीं है, एकत्व वास्तविक है, और ये जो बाह्य जितनी भी वैविध्य है वो जो है मेरी उपाधि है, क्योंकि मुझे ये जो शरीर अलग अलग फंक्शन करना है तो ये अलग अलग होना ही चाहिए। इतना वैविध्य नहीं है तो अलग अलग एकत्व का, एक चैतन्य का यदि नाना फंक्शन चाहिए, नाना रूप में उसको फंक्शनिंग चाहिए तो नाना होना ही चाहिए। और मैं वास्तविक रूप से यहाँ एक मूल आत्मभूत भाषा है, लेकिन भारतीय भाषा इतने आए हैं, 3000 से ज्यादा भाषाएं हैं, लेकिन 3000 भाषाओं से भारत नहीं बना है, 3000 भाषाएं भारत की नाना रूप है। तो एक भारत की नाना रूप के रूप में भाषाओं को देखना, और एक गंगा की नाना प्रवाह के रूप में भारत की नदियों को देखना, और एक संस्कृति के, एक वेद मूल श्रुति मूल संस्कृति के नाना रूप इनको संस्कृति को देखना, यह बात हमारी नीति में आनी चाहिए। हम कहां से कहां देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए बहुत लोग बैठे हैं तो इन सारे बहुत वन में बहुत वृक्ष है, वो वन है ऐसा देखना है, तो एक वन में नाना वृक्ष है ऐसा देखना है, तो इसमें फर्क पड़ने वाला है। तो मेरी दृष्टि से एकता में वैविध्य देखो, ना कि वैविध्य में एकता को देखो। तो मैं इसमें मेरा यदि गलत है तो आप बताइए, मुझे तो ऐसा देखना चाहिए। ऐसा ये भारतीयता का वास्तविक रूप है, मतलब अखंडता को मूल मानकर देखना। खंड को हमें जोड़ने से अखंड नहीं बनेगा। अखंड में कुछ खंड होते हैं, वो औपाधिक है, लेकिन खंडों में अखंड नहीं होता है। ये बहुत कहां से आया है मुझे पता नहीं, खंडों में अखंडता नहीं होती है, लेकिन अखंड में अवश्य खंड होते हैं उद्देश्य के कारण से। तो इन्हीं दृष्टि बदल गई ना, तो ये इतना दृष्टि बदलने से हमारे ठीक से हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही नीति होनी चाहिए। यह क्या हो गया है, हम बंदूक चलाने के लिए तैयार है, लेकिन लक्ष्य के 1 मिलीमीटर दूर रखा है तो वहां जाकर वो लक्ष्य प्राप्त नहीं करेगा। हमने इतना ही किया है, 1 मिलीमीटर थोड़ा सा इधर है तो लक्ष्य तक वो बंदूक का जो लक्ष्य नहीं जाएगा। यहाँ थोड़ा सा ही अंतर है, इतना मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत सुंदर वाले सर। स्वामी विवेकानंद का डेफिनेशन ऑफ नॉलेज ये है, वरखेड़ी जी जब आप बोल रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी ने विदेश में बोलते समय नॉलेज को डिफाइन, इनफैक्ट वो नासदीय सूक्त का ही अनुवाद जैसा ही उन्होंने किया है। तो उन्होंने कहा है फाइंडिंग यूनिटी, फाइंडिंग वननेस इन द अपरेंट डाइवर्सिटी इज नॉलेज। स्वामी विवेकानंद का अंग्रेजी में वाक्य, जो भासमान अपरेंट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। भासमान विविधता में एकत्व को देखना ज्ञान है। ये मतलब वो जो भासमान वाला जो है वो मतलब एकत्व इज रियल एंड ऑल, ये जो नानात्व प्रकट हो रहा है वो केवल मैनिफेस्टेशन है उसी एक का।
बिनी वाले सर। बहुत बहुत सुंदर विवेचन किया आपने वर्खे जी, और ये जो सुनने को मिला आज अद्भुत सही में। पहले तो ये जो आपका जो दूसरा विवेचन जो रहा, ये एकता वाला, एकात्म भाव वाला जो वर्णन है, ये तो ऐसा लगता है कि जो हम विश्व कल्याण हेतु हमारी सारी योजनाएं हुआ करती थी पूर्व में, हम सब केवल किसी लोकल एरिया या किसी चीज की नहीं, विश्व कल्याण हेतु ही बात करते थे। तो वो एक ही है। आज जो ग्लोबल विलेज और इसकी बात रही है, वो भी इसी तरह की बात है। चाहे मतलब संदर्भ बदल गए हैं, उसके लिए परिणाम बदल गए हैं, उसके लिए जो वाक प्रचार हो रहे हैं वो बदल गए हैं, लेकिन मूलभूत तो यही है। और इसको अब हम लोग शिक्षकों को कैसे जागरूक करें, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि अभी ये शिक्षा नीति तो शिक्षकों के हाथ में है, तो उन्होंने कैसे करना चाहिए, एक शिक्षक को ही मैं ये पूछना चाहता हूँ अभी। गुहा मैडम का भी प्रश्न यही था वर्खेड़ी सर, और बिनीवाले सर भी वही प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये जो दृष्टि है, एकात्म जीवन दृष्टि, ये मतलब नीति तो लागू तो शिक्षक ही करेगा ना, तो शिक्षक में कैसे लाई जाए, प्रकट की जाए, ये शिक्षक को कैसे अंतर्मुख किया जाए कि वो इसको देख। शिक्षक का ट्रांसफॉर्मेशन गुरु में कैसा हो, वो शिक्षक मतलब केवल जो टेक्स्ट बुक वाला शिक्षक है, उसको गुरु में कैसे कन्वर्ट करे उसको। मेरा भाग्य से परसों मुझे दिल्ली में एक भारतीय शिक्षण मंडल के द्वारा ही एक आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला। उसमें यही बात आई थी कि जैसे आपने कहा, ये टीचर और स्टूडेंट रिलेशन को एक अपग्रेड कैसे किया जाए, मतलब उसको एक लेवल, नेक्स्ट लेवल, गुरु शिष्य के रूप में, और उसके बाद हम आचार्य अंतेवासी के रूप में उसको वहां तक ले जाने का। आज का आपका वो पॉइंट अद्भुत था। ये नीति तभी होगी जब आचार्य अंतेवासी संबंध पुनर्स्थापित होंगे। ब्यूटीफुल। हाँ जी जी बताइए। जैसे कहा, वो टीचर और स्टूडेंट रिलेशन में ये एक प्रॉब्लम जो है, मैंने हमारे न्यायिक दृष्टि में धूम और वह्नि के बीच में स्वाभाविक संबंध है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उस संबंध को हम कैसे निरूपित कर रहे हैं, उसमें एक उपाधि आ जाती है। जैसे मान लीजिए, गुरु, टीचर इज अपॉइंटेड इन ए कॉलेज एंड स्टूडेंट इज एडमिटेड इन ए कॉलेज, तो कॉलेज बीच में आ रहा है, तो कॉलेज के बिना आप स्टूडेंट और टीचर नहीं बन सकता है कोई। मतलब ये जो इसको कहते हैं कि औपाधिक संबंध, मतलब उपाधि के द्वारा किसी कारणवश आपका जो संबंध बन रहा है, तो वो जब तक वो कारण रहेगा तब तक ये संबंध रहेगा, जब तक वो कारण हट जाएगा तब ये संबंध भी हट जाएगा। तो टीचर इज नॉट ए परमानेंट टीचर, क्योंकि उनके मन में, क्योंकि वो तो कॉलेज में टीचर है, और इसी कारण से टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन एक कॉलेज इंस्टीट्यूशन के द्वारा बन रहा है। इस कारण से हमारे उन्नति नहीं हो रही है। तो इसलिए हमेशा टीचर इज कमिटेड टू द इंस्टीट्यूशन, ही इज नॉट कमिटेड टू स्टूडेंट, ये बात है। और स्टूडेंट इज नॉट कमिटेड टू टीचर, बिकॉज उनके लिए लगता है कि ये कोई रिलेशन नहीं है, तो उनका हमेशा उनकी जो आस्था रहेगी, या तो मुझे देखिए, आज भी मैं देखता हूँ, आई एम अलुमनी ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और मैं किसी शिष्य नहीं बन रहा हूँ, मैं एक इंस्टीट्यूशन का अलुमनी बन रहा हूँ। इसको हमें हटा देना चाहिए। तो ये इंस्टीट्यूशन को गौण करो और टीचर और स्टूडेंट को डायरेक्ट रिलेशन करो, वही गुरु शिष्य भाव बन जाएगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन क्रिएट करने के लिए तो गुरु शिष्य, टीचर को पहले गुरु बनना पड़ेगा। तो इसका मतलब है, ही इज नॉट कमिटेड टू ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन, ही इज कमिटेड टू ए डिसिप्लिन। विद्या के लिए वो समर्पित है। जब हो जाएगा, जब वो गुरु बन जाएगा, तब नेचुरली हम विद्या के लिए समर्पित है। मतलब देखिए, आचार्य पूर्व रूपम अंतेवास्युत्तर रूपम विद्या संधि ही, बहुत बहुत सूक्ष्म तरीके से उपनिषद में विद्या को संधि माना गया है। तो मेरा कमिटमेंट विद्या के साथ है। जब मेरा कमिटमेंट विद्या के साथ हो जाएगा, नेचुरली मैं गुरु बन जाऊंगा, मुझे टीचर बनना ही नहीं। जब मैं गुरु बन जाऊंगा तो वहां विद्या उत्पन्न होगी ही, तो उसको कोई, तब वो संबंध स्वाभाविक बनेगा। तब धीरे धीरे मैं आचरण में लेके आऊंगा तो आचार्य बनूंगा। तो वो काल की गति है, वो इसमें मेरा आग्रह नहीं रहना चाहिए, वो काल की गति, सभी आचार्य नहीं बनेंगे।
कुछ तो शिक्षक एक गुरु बन जाएगा तो वही बड़ी बात है। तो एक कमिटमेंट टू द डिसिप्लिन, कमिटमेंट, वो जो विद्या के लिए मेरा कमिटमेंट है, इसको लाने के लिए ज्यादा मतलब इसको करना नहीं है। तो इसको लोगों तक हमें एक कमिटमेंट टू द वो सिखाना चाहिए, इसको सीखना नहीं है, खुद उसको आना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कहा उसमें बहुत गंभीरता से उसको सोचना है। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक यदि गुरु बनता है, उसको उसके लिए जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। मतलब एक लेवल जब हो जाता है तो जिम्मेदारी बढ़ती है। उस जिम्मेदारी में मैं यदि सोचूंगा मैं केवल कक्षा के लिए मेरा कार्यकाल सीमित है, तो बहुत गलत है। यदि कक्षा में क्योंकि आज भारत इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, आबादी 40% युवा है, तो सभी युवा लोगों को यदि कॉलेज के कक्षा में लेके आना है तो हमारे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो हम आप सोच ही नहीं सकते। तो उन सारे भारतीय युवाओं को यदि कक्षा में लेके आना है तो बहुत कठिन है। वो तो कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकता इसको। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना नहीं है ना, एक कक्षा को तोड़ना है। मतलब कक्षा के वॉल को मैं तोड़ के बाहर जाऊंगा तो भारतीय शिक्षण मंडल का काम यही है। मतलब हमारा काम यही है कि एक गुरु शिक्षा के लिए सीमित नहीं होता है, वो वॉल को तोड़ के बाहर रहता है। जब बाहर रहता है तो पूरे उनके शिष्य बन जाएंगे, तो क्लासरूम में बैठने वाले नहीं, और बाहर भी जहां कहां भी हो वो भी शिष्य बनेगा, तो तब हमारी शिक्षा की महत्ता बढ़ेगी। तो हम व्यापक रूप से शिक्षा देना, अभी जो संकल्प करते हैं नीति में, तो व्यापक रूप से शिक्षा देना या क्लासरूम बढ़ाने से नहीं होगा, क्योंकि जितने भी क्लासरूम बढ़ाए तब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर कमी होते रहेंगे, कोई गवर्नमेंट इसको नहीं कर सकता है। तो कॉन्सेप्चुअली वॉल को तोड़ना है और द्वितीयों को तोड़ना है और पूरे भारत को कक्षा बनाना है। इसलिए हमारे आश्रम जो गुरुकुल थे वो बाहर ओपन प्लेस पे रहते थे, क्योंकि उनको वास्तविक उसमें कक्षा बनानी नहीं चाहिए, वित्तियों से कक्षा क्रिएट करना वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो मानसिक कक्षा भी बन जाएगा। आज मानसिक जितने भी कक्षा बन गए हैं वो मेरे भौतिक कक्षा के कारण से बने। तो इसको करने के लिए हमें आज इंटरनेट के द्वारा जो भित्ति तोड़ दिया हमने, ये भी एक नया तरीका है। मतलब इंटरनेट के द्वारा हमने एक भित्ति को तोड़ दिया है, मुक्त होने का ये हाँ तोड़ दिया है। तो ये कोरोना ने हमें बहुत बड़ा लाभ किया है। कोरोना के द्वारा हमें बहुत बड़ा लाभ क्या हो गया है, सिस्टम अपने आप में कोलैप्स हो गया है। अभी हमें नहीं तो हमें इस सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए जितना खर्च करना पड़ता था, कितना काम करना पड़ता था, अभी हमारे लिए नया एक भित्ति तोड़ दिया है। तो अभी नया रूप से जो गुरुकुल प्रतिष्ठापित हो गई है, पूरे इंटरनेट के द्वारा व्याप्त करके जो कक्षा बना सकते हैं, इसके द्वारा हम बहुत बड़ा गुरुकुल बना सकते हैं। मैं मानता हूँ नया एज का नया गुरुकुल बन गया है। रामचंद्र भट्ट जी जो 5 निरपेक्षताएं बताते हैं गुरुकुल में, तो उसमें कक्षा निरपेक्षता और कक्ष निरपेक्षता दोनों की बात करते हैं। कक्षा निरपेक्ष भी है और कक्ष निरपेक्ष भी है, तो गुरुकुल की जो शिक्षा है। बहुत बढ़िया। तुलसीदास जी आप कुछ कहना चाहते हैं? तुलसीदास जी अपने गुरुकुल प्रकल्प प्रमुख है मध्य भारत के गुना से। परम आदरणीय। राजन ने भी हाथ ऊपर किया था, राजन फिर हाथ नीचे कर लिया आपने। तुलसीदास जी के बाद राजन को भी कुछ बोलना। परम आदरणीय, बड़ा सौभाग्य है कि मुझे जो अभी सुंदर और दिव्य चिंतन श्रवण करने को मिला, उससे एक तरह की समस्या कहूं मैं कि इतना ऊंचा चिंतन, इतना ऊंचा हमारा दर्शन, इतना ऊंचा हमारा भारतीय से संबंधित पूरा व्यवस्था, और गुरुकुल प्रकल्प उसी व्यवस्था की एक तरह से पुनर्स्थापना करने के लिए प्रयासरत है। तो उसमें ये सारी वाकई बाधाएं थी कि शिक्षा कक्ष तक सीमित हो गई है। शिक्षक का चिंतन, शिक्षक का पूरा जो है मनोयोग वो कक्षा तक सीमित हो गया है। और आपने जो कहा कि इसी बंधन को तोड़ना है, लेकिन ये जब मैं भी 4-5 जिलों का प्रवास भी मैंने इस निमित्त किया है, छोटा सा प्रयास, और वहां जो विभिन्न शिक्षाविदों से जो संपर्क में आया, तो वहां यही जो आपने अभी कहा कि शिक्षक गुरु, तो गुरु तर जो दायित्व है उसके बोध से तो बहुत दूर हो चुका। मुझे यूनिवर्सिटी के विद्वानों के प्राध्यापकों के साथ भी बैठने का अवसर मिला, और शालेय शिक्षा के जो शिक्षक हैं
उनसे तो 15 वर्ष से मैं प्रशिक्षण मध्य प्रदेश में जो चलते हैं शासन की ओर से, मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, तो उनसे निरंतर संपर्क में रहता हूँ। एक ही बात आती है कि वे सारे जो हम जिन्हें आचार्य की उपाधि दे रहे हैं, गुरु हैं हमारे, वे कक्ष तक सीमित रह गए और मानसिकता केवल और केवल इतनी बची है उनके अंदर कि मैं शासकीय नौकर हूँ, सेवक हूँ, और नौकरी ही मेरा काम है, और नौकरी के अंतर्गत मुझे ये जो निश्चित पाठ्यक्रम है शासन के स्तर से या पाठ्य पुस्तकों के अंदर, बस उतना भर मुझे कराना है। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो एक बड़ा, बहुत बड़ा काम आपके मार्गदर्शन में, आपके चिंतन से जो है मिलता है कि भारतीय शिक्षण मंडल पूरे भारत की शिक्षा पद्धति का एक आमूलचूल बदलाव का बड़ा प्रयास, और सांगठनिक स्तर पर हमें बहुत बड़ी मात्रा में इसके लिए ऐसे चिंतनशील कार्यकर्ता और चिंतनशील के साथ में सक्रिय कार्यकर्ता, जो विद्वान तो हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, हमारे पास में बड़े बड़े पदों पर विराजमान शिक्षाविद भी हैं हमारे पास में, लेकिन वे कार्यकर्ता भाव से कि मुझे भारत की भावी पीढ़ी को विकृति से बचाना है, और उसके लिए यही एकमात्र विकल्प है कि मैं उनके अंदर अपनी जो पुरातन और चिरनूतन गुरुकुल विचार है वो कैसे स्थापित करूं, इस दिशा में सोच और विचार उनके जगाने के लिए और उनको कार्य में संलग्न करने के लिए भी यदि कोई ऊर्जावान ऐसा प्रयास, ऐसा दिशा मिल सके तो मेरे लिए बड़ा ही जो है सुंदर होगा। जी पवार सर, उज्ज्वला चक्रदेव मैडम, आपको शंकर राव आज कुछ आपने किस्सा नहीं सुनाया? शंकर राव के पास इतना अनुभव है तो हर विषय में कुछ ना कुछ वो एक अनुभव अवश्य सुनाते हैं। नहीं, ये वास्तव में इतना अच्छा विषय रहा कि और कोई बताने की बात नहीं थी, लेकिन एक थोड़ा सा विषय ऐसा जो ध्यान में आया कि विविधता में एकता हमारा जो एक प्रकार से नारा कह सकते हैं, घोषणा, तो विविधता में एकता, और आपने शायद कहा कि एकता में विविधता देखना, ये विषय थोड़ा सा जरा और स्पष्ट होता तो, क्योंकि अब तक तो शायद हम सब जगह जो नारा चलता है विविधता में एकता हिंदू की विशेषता, ये सब चलता है, लेकिन आपके शायद कथन में आया कि देखना तो ये चाहिए कि एकता में विविधता कैसे है। शायद वो ज्ञान और विज्ञान का ऐसा जो परिभाषा होती उसमें ये आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसका स्पष्टीकरण यदि हो जाए तो अधिक आनंद आएगा। वैसे बाकी इतना अच्छा विषय रखा आपने, एक नवे नवे उसके आयाम भी हमको ज्ञात हुए, बहुत अच्छा लगा। मैं इसके बारे में, मतलब आप दार्शनिक है, आपके सामने मतलब आपने जो बताया विविधता में एकता देखना हिंदुत्व की विशेषता, ये बहुत 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 ऊंची बात है और ये स्वीकार्य भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं अंतर करना चाहता हूँ। जैसे आप जानते हैं उपनिषद में कशोकः को मोहः एकत्वम् अनुपश्यतः, तो ये एकत्वम् अनुपश्यतः, अनुपश्यतः है उसमें बहुत सूक्ष्म है। तो एकत्व को अनु देखने वाला, मतलब विविधता होते हुए भी, विविधता का आभास होते हुए भी एकत्वम् पश्यतः, मतलब विविधता का आभास तो है, वो तो कोई नहीं निकाल नहीं सकता। शंकर जी, आचार्य शंकर जी देखें तो उनको एकत्व का ज्ञान हो गया, फिर भी वो नाना को देखते ही, तो नाना को छोड़कर एकत्व को भासमान नहीं होता है, उनको भी आभासमान तो नाना होती है, लेकिन उनमें एकत्व को गृहीत करना वो एक बात है। दूसरी बात, एकत्व को समझने के बाद, जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, वो एकत्व उनको समझ में आ गया था। बाद में वो एकत्व, एक परमात्मा एक वस्तु में वो नाना को देखते थे। ठीक है, ये नाना भी है, नाना रूप देखते, इसको विज्ञान मानते थे वो। मतलब ये दोनों अलग अलग जगह से है। एक जब साक्षात्कार बन जाता है, विद्वान जो होता है, मतलब ये विद्वत गण है इसलिए मैंने बताया, विद्वत जनों को एकत्व में नाना देखना चाहिए, और सामान्य जन को जो नाना ही दिखता है उनको नाना में एकत्व को दिखाना चाहिए, मतलब उनको ये बोलना चाहिए, क्योंकि वो सामान्य जनों के लिए मंद बुद्धि नाम, भगवान शंकराचार्य जी भी बोलते हैं,
मंद बुद्धि जो होते हैं, मतलब मंद बुद्धि यानी उनका बुद्धि कम है ऐसा नहीं है, लेकिन वो लोक प्रतीति में जो निहित है, उनको इतना आसानी से हम एकत्व को दिखाना मुश्किल है। इस दृष्टि से ये मंदा तेनुकंपन्ते सविशेष निरूपणे ही, मतलब ये मंद लोग हैं उनके लिए सविशेष सगुण ब्रह्म भी बताया गया है। तो सगुण ब्रह्म जो है वो निराकृत नहीं है, लेकिन सगुण ब्रह्म वो मंदमति के लिए जैसे वैसे ही विशेषता जो है वो बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। हिंदू धर्म में इतनी विशेषता है तो सुंदर है, वो सुंदर जो है सगुण ब्रह्म है, क्योंकि वो सामान्य जन है सगुण ब्रह्म ही देख पाता है। वो सगुण ब्रह्म के अंतर्भूत एक अंतर्यामी को देखने के लिए, उनको लेके जाने के लिए हम विशिष्टता में एकता के बारे में बात करते हैं, मंदमति के लिए, सामान्य जनों के। लेकिन एक विद्वान को कैसे देखना, विद्वान को विविधता में एकता को नहीं देखना है, एकता में विविधता को देखना है, विद्वान की दृष्टि होनी चाहिए, वो रामकृष्ण की दृष्टि है। तो अलग अलग अधिकारी भेद से व्यवस्था है। इस दृष्टि से मैं मानता हूं विद्वत जन जो है, मतलब जो भारतीय शिक्षा मंडल में जो वास्तविक विद्वान के रूप में हम काम करते हैं, हम जानते हैं वास्तविक क्या है, तो हमें कैसे देखना है और लोगों को क्या बताना है, ये अलग अलग है। तो यदि शंकराचार्य आत्मा को देखते हैं, लेकिन वो लोगों को बताने के लिए सविशेषण ब्रह्म निरूपण भी किया है उन्होंने। इसी तरह हमें भी एकत्व को देखकर एकत्व में नाना देखना है और सामान्य जनों के लिए विविधता में एकत्व दिखाना है, ये बात है। शायद ये दार्शनिक चिंतन को आपके सामने मैंने रखा है। और तो जो उदाहरण भी बताया मैंने, रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण, विज्ञान का उदाहरण दिया, और जैसे आपने कहा ज्ञान वो सामान्य जनों के दृष्टि से है। हमारे विधि के अध्ययन में जब संविधान की पढ़ाई चलती थी, कॉन्स्टिट्यूशन का जब हम अध्ययन करते थे, तो भारत के संविधान को क्वाजी फेडरल कहा है। वो पूरी तरह से फेडरल नहीं है, मतलब पूरी तरह से वो संघीय ढांचा नहीं है, वो थोड़ा सा समसंघीय ढांचा है। तो इसका भेद समझाने के लिए श्रीहरि अणे जी हमारी कक्षा लेते थे, तो उन्होंने बहुत सुंदर कहा था कि बोले अमेरिका में पहले स्टेट्स अलग अलग थे, वो सारे एकत्रित आकर के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बने। भारत का ऐसा नहीं है, भारत एक था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1935 में अंग्रेजों ने स्टेट्स बनाए। तो विविधता में एकता और एकता में विविधता का मुकुल जी बहुत सुंदर आपका उदाहरण है, बहुत सुंदर है, मतलब ये भी बहुत सुंदर उदाहरण है। ये ऊपर से नीचे, मतलब एक भारत व्यवस्था के दृष्टि से बहुत बने हैं। ऐसा नहीं कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वही ये बात है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। विप्रा यानी ज्ञानी जो है एक को नाना बताते हैं, नाना को एक नहीं बताता, नाना को एक नहीं बताता। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है एक नाना ही थे, वो एक बन गए हैं, वो कॉम्प्रोमाइज करके इकट्ठा है। इसलिए वहां के स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट 50 है और फिर फेडरल सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, मतलब वो बहुत सारे डिफरेंसेस है। और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स जब मैंने सुने, तो उसमें उसकी पूरी दार्शनिक चर्चा हुई है, यूनिटरी लेना है कि फेडरल लेना है, तो फिर क्वाजी फेडरल तय हुआ। मतलब इट वाज फैंटास्टिक। एक्सीलेंट उदाहरण है, मैं भी याद रखता हूँ उसको। और किसी को कहना है? हाँ, नमस्ते नमस्ते, हेलो। हाँ बोलो राजन। हाँ जी, जी मेरा वो आपने जो भावना बताई, नीति का जो प्रारूप बताया, उसमें भावना बताई, किम भावयत केन भावयत कथम भावयत, तो उसमें मुझे एक विचार आया था, वही सामने रखा नहीं रखना, वो दुविधा थी, क्योंकि मैं गुरु पद्धति से, मतलब मैंने पढ़ा है, केवल गुरुमुख से नहीं सुना अर्थ संग्रह या मीमांसा। तो भावना दो प्रकार की आपने एक तो बताई, शब्द जो पूरा नीति किस प्रकार निर्धारण होनी चाहिए, तो लेकिन इसमें शिक्षण मंदिर का महत्व क्या, उस विषय में मैंने थोड़ा, मेरा ऐसा विचार है, ऐसा हो सकता है क्या, यह प्रश्न है कि भावना दो प्रकार की होती है, एक शाब्दिक भावना होती है, एक आर्थिक भावना होती है। जो प्रयोजन की इच्छा से या व्यापार जनक होती है, वो आर्थिक भावना, जो नीति निर्माण के या फिर जैसे एनईपी के निर्माण में और एक बड़े उद्देश्य को लेते हुए या फिर किसी को प्रवृत्त करने के लिए जो की जाए, वो आर्थिक भावना है वो। लेकिन हमें शिक्षण मंडल के कर्तव्य के रूप में हमें शाब्दिक भावना, हमारा मतलब वो होना चाहिए कि पुरुष को प्रवृत्ति करने के लिए शाब्दिक भावना की ओर से हमें जाना चाहिए। जो शाब्दिक भावना कही है
उसके भी 3 ही बिंदु है, किम भावयेत केन भावयेत। किंतु जो शाब्दी भावना का जो साध्य होता है वो आरती भावना को सिद्ध करना होता है। तो इसी प्रकार शिक्षण मंडल का कर्तव्य ये हो सकता है कि हम सुचारू रूप से शिक्षा नीति का क्रियान्वयन हो हमारे द्वारा, आरती भावना सही तरीके से सिद्ध हो, क्योंकि पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल है, ऐसा कुछ है, अभी याद नहीं आ रहा, कि पुरुष को प्रवृत्त कराना, जो लोग शिक्षा नीति को कम जानते उनको जान देना, जो कुछ प्रयत्न कर सकते उसमें कुछ परिवर्तन या उसको क्रियान्वित करने में सहयोगी हो सकते उनको उसके लिए क्रियान्वित करना, वो शाब्दी भावना है। तो हमारा कर्तव्य कुछ शाब्दी भावना जैसा है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मैंने सही समझा क्या? मतलब ये मेरा एक बहुत ही, अभी आपने जब बताया तभी मैंने ये सोचा, और इसीलिए मैंने हाथ खड़ा करके फिर वापस रख दिया, क्योंकि बहुत ही मैंने कहा अभी अनधिक नहीं बोलना चाहिए इसीलिए मैंने हाथ वापस वो कर लिया, लेकिन फिर भी अभी समय बचा तो पूछ लिया उस दृष्टि से। नहीं, इसके ऊपर मैं विस्तृत रूप से टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन बहुत ही आपने ये जो बताया इसका विस्तार करना ही चाहिए। मैंने कुछ एक अंश बताया, आपने इसका विस्तृत रूप के लिए आप सोच रहे हैं, बहुत ही सुंदर सोच विचार है आपका। मैं मुकुल जी से निवेदन करता हूँ, इसी विषय को लेकर आप आगे यदि लेके जाएंगे तो अच्छे मीमांसक को लेकर इसको कैसे इसको लेना है। वास्तविक रूप से आपने सही कहा कि शाब्दी भावना जो है केवल शब्द सुनने से, ऐसे जैसे हमारा ध्येय वाक्य है, ये मंत्र जैसा है, उसको हम समझे या न समझे, यह सुनते ही, ये ध्येय वाक्य सुनते ही हम कार्य प्रवृत्त हो जाते हैं, ये शाब्दी भावना है। और शब्द ही प्रेरणा करता है, तो कुछ नहीं चाहिए मुझे। जैसे हमारे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, इसके लिए मुझे कोई संस्कृत में है, इसलिए बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो बहुत प्रेरित है, लोग बहुत प्रेरित है, तो इसके लिए संस्कृत जानना जरूरी नहीं है। तदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम, बच्चे नहीं जानते क्या है, लेकिन बच्चे भी प्रेरित हो जाते हैं, उनकी कटिबद्ध हो जाते हैं। इसलिए ये जो भाव है ना, उसको शाब्दी भावना। लेकिन जब हम अर्थ सिद्धि करते हैं, वो अर्थ जो है वो बहुत अब्स्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते किस तरह के भारत बनेगा। लोग मुझे पूछते हैं क्या भारत बनाने जा रहे हैं, एक बार मैंने कहा इंडिया को भारत बनाने जा रहे हैं, तो किसी ने कहा ये क्या भारत है बताइए, क्या वो भारत है जहां आप क्या है वो एक अश्व के और एक बैलगाड़ी और रथ, बैलगाड़ी में जाना चाहते हैं, बैलगाड़ी को फिर से लेके आना चाहते हैं रास्ते में, वही भारत है क्या? और जहां हमारे इतने आबादी खंडित हो गया था, और जहां मतलब वर्ण जाति व्यवस्था से भारत, उच्च नीच भाव से भारत तड़प रहा था, वो भारत बनाना चाहते हैं। मैंने कहा आपको ये भारत जो है, मेरी भारत जो है, वो इतना मूर्त नहीं है जो आप सोच रहे हैं, एक थोड़ा अपूर्व है इसको मैं मानता हूं अपूर्व भारत है। मतलब पहला नहीं था वो आप जो आपके चिंतन में जो भारत दिख रहा है ना, वो एक ऐसा एक आकार वाला भारत, या उसमें कुछ उच्च नीच भाव या बैलगाड़ी दिख रहा है ना आपको, वो भारत नहीं है। वास्तविक रूप से भारत एक अपूर्व है, जो यज्ञ के बाद जो मुझे फल मिलता है ना, उसको मैं चित्रण नहीं कर सकता हूँ, कोई रंग से उसको बना नहीं सकता हूँ, वो अपूर्व है। तो अपूर्व भारत निर्माण के लिए मेरा प्रयास है, उसको डिस्क्राइब मैं शब्दों से नहीं कर सकता हूँ, उसको एक भाव से उसका डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। वो भाव जो है, मेरे साथ जुड़िए आप, वो भाव आपको भी आएगा। वह भाव भारत शिक्षण मंडल में रहेगा, तो मंडल में जो भाव है, उस भाव को मैं आपको शब्द से संक्रमित कर नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे साथ आप काम करेंगे तो आपको भी संक्रमित हो जाएगा वो भाव। तो उस अपूर्व अर्थ को निष्पादन करने के लिए जो मेरा भावना है, वो पूरी मेरी कार्य है, कार्य पद्धति है, वो सारे शब्द अर्थी भावना है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक नया रूप देना चाहता हूं, वो एक बार हम लिखेंगे बैठ के चिंतन करते हुए, आप आगे इसको कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चक्रधर मैडम, प्रार्थना। तो उसके पहले बस 2 ही शब्द कहूंगी कि जब शुरुआत में हम जब से भारतीय शिक्षण मंडल से जुड़ी थी तब से, और उसके पहले भी
भारतीयता मतलब एग्जैक्टली है क्या? भारतीय होना, भारतीय नारी मतलब मैंने साड़ी पहनी चाहिए, बिंदी लगानी चाहिए तो मैं भारतीय हो गई क्या? और सिर्फ दृश्य रूप से, बाहरी से मैं होती हूँ क्या? एक एक करके मन में विवाद व्यंजन चलते रहे, अखंड चलते रहे, और बहुत बार उत्तर मिले, और आज भी एक उत्तर उसमें जुड़ गया है और बहुत अच्छी तरह जुड़ा है सर। जब से मैंने, जितनी बार मैंने आपको सुना, उतनी बार मुझे भारतीयता का मतलब अंश अंश से थोड़ा थोड़ा मुझ में खुलता गया है। तो मुझे लगता है कि आज भी मुझे भारतीयता का थोड़ा सा ज्ञान और हुआ है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझ में, मैं भारतीय शिक्षण मंडल की ओर से आपका धन्यवाद नहीं कर रही हूँ, पर आज मुझ में जो भारतीयता का थोड़ा सा ज्ञान हुआ है उसके लिए कर रही हूँ। बहुत सुंदर आज का सेशन हुआ है। मैं एक सच बताऊं, ये जो है, ये आपने जो कहा वो भी आज भी मुझे भी समझ में आ गया, क्योंकि आपके साथ संवाद कर रहा हूँ इसलिए मुझे भी वो समझ में आएगा। ऐसा नहीं होता है कि मुझे साक्षात्कार होके यहाँ बैठा हूँ, और साक्षात्कार इसी संवाद में होगा। तो आप है, इसी कारण से मुझ में ये भारतीयता का ज्ञान हो रहा है, और आपको मेरी उपस्थिति के कारण से हो रहा है। तो हम वहाँ सब यहाँ उपस्थित है इस कारण से हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई ये कुछ करेंगे। परस्परम भावयंत। शास्त्रार्थ का भाव इसमें आना चाहिए, यही नीति में भी आना चाहिए। वादे वादे जाए थे तब तो बोधा। जी प्रार्थना। जी। जीवने यावदादानं स्यात् प्रदानं ततोऽधिकम् इत्येषा प्रार्थना अस्माकं भगवन् परिपूर्यताम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। राम राम। सभी को राम राम। राम राम, प्रणाम। बहुत बढ़िया। पवार सर आज कुछ बोले नहीं, भराते सर का तो सिग्नल गड़बड़ हो रहा था। मैं तो से सुन रहा था। जी जी। राम राम। राम राम।